नमस्ते। मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेलन कॉलेज, चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। हम लोग इस पेपर में आडम स्मिथ के आर्थिक विचारों से संबंधित बातों के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज का ये वीडियो आडम स्मिथ के आर्थिक विचारों से संबंधित जो बातें हैं उसकी तीसरी कड़ी है, यानी कि पार्ट 3 है। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आडम स्मिथ ने मूल्य से संबंधित क्या सिद्धांत दिए थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। थ्योरी ऑफ वैल्यू, आडम स्मिथ ने इसके बारे में क्या कहा था, मूल्य सिद्धांत के बारे में क्या कहा था। आडम स्मिथ का ये मानना था कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारण के लिए उसमें उपयोगिता का गुण होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए, एक है उपयोगिता और दूसरा है दुर्लभता। तो ये दोनों चीजों के आधार पर किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, ये आडम स्मिथ का मानना था। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी कि वस्तु का कीमत यानी कि मूल्य निर्धारण के लिए उसमें उपयोगिता का गुण होना बहुत जरूरी है। तो उसके उपयोगिता के गुण के बदले में वो उसका जो है जो कीमत तय होता है वो हम लोग उसका उपभोग मूल्य हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उपयोगिता के आधार पर वो तय होता है कि व्यक्ति उसके उपभोग से कितना संतुष्टि प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई वस्तु से बहुत अधिक उपयोगिता मिलती हो लेकिन उसका मूल्य बहुत कम रहता है, जैसे पानी या हवा। इससे हम लोगों को बहुत अधिक उपयोगिता मिलती है, ये बहुत अधिक उपयोगी भी है, लेकिन फिर भी इसका इसका उपभोग मूल्य जो है वो इसका विनिमय मूल्य कम है। यानी कि अगर हम लोग पानी के बदले में किसी से कोई दूसरा वस्तु लेना चाहेंगे तो वो हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण होने के लिए सिर्फ उपयोगिता का गुण होना ही काफी नहीं है। आडम स्मिथ ने कहा था कि उसमें दुर्लभता का भी गुण होना चाहिए। जब कोई वस्तु दुर्लभ होता है और उपयोगी होता है तो उसकी कीमत भी अधिक होती है। जैसे हीरा का ही सोचिए, अगर हीरा है तो उसका जो है उपयोग बहुत कम होता है लेकिन उसका विनिमय मूल्य जो है वो ज्यादा है, क्योंकि उसके बदले में बहुत अधिक पैसे मिलते हैं और वो बहुत दुर्लभ होता है, इसीलिए उसका विनिमय मूल्य जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार जो उन्होंने किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण के संबंध में जो दो आधार प्रस्तुत किए थे उसमें एक है उपयोगिता जिसके आधार पर उपभोग मूल्य तय होता है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि दुर्लभता जिसके आधार पर विनिमय मूल्य तय होता है। तो इस तरह आडम स्मिथ का जो मूल्य का सिद्धांत है उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारित होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, उपयोगिता और दुर्लभता। ये इसकी मुख्य बात है। आगे हम लोग देखेंगे कि आडम स्मिथ ने बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य के संदर्भ में भी बातें रखी थी। उनका ये भी कहना था कि जब कोई वस्तु बाजार में जिस मूल्य पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है वो उसका बाजार मूल्य हो जाता है, लेकिन सामान्य मूल्य जो होता है, बाजार मूल्य की प्रवृत्ति होती है सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द घूमने की। सामान्य मूल्य जिसे प्राकृतिक मूल्य भी बोल सकते हैं वो स्थिर होता है। जब भी मांग और पूर्ति में चेंजेस आता है तो उसके बाद दोनों में अपने आप इक्विलिब्रियम हो जाता है और कीमत निर्धारित हो जाती है। इस प्रकार आडम स्मिथ का कहना था। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे। उनका मानना था कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब क्या हो जाता है कि मांग की तुलना में किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाती है, तो पूर्ति अधिक हो जाने से क्या हो जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी। तो नतीजा क्या होगा, उस वस्तु को बनाने के लिए जो भूमि लगा है उसको लगान का हिस्सा कम मिलने लगेगा, श्रमिक जो है उसको मजदूरी कम मिलने लगेगी क्योंकि कीमत कम हो गई है, और जो उद्यमी जो है उसका भी प्रॉफिट घट जाएगा। तो इस तरह से जब कीमत घट जाती है तो इन लोगों का हिस्सा भी घट जाता है। तो वे लोग अपने जो भी पूंजी है या जो साधन है जिसको वस्तुओं के उत्पादन में लगाए थे, धीरे धीरे वे लोग उस उत्पादन से उन साधनों को हटाने लगते हैं। तो नतीजा क्या होता है, वस्तुओं की पूर्ति जो है वो घट जाती है। तो आप मतलब आपस में ही पूर्ति और मांग में आपसी के तौर पर ही संतुलन स्थापित हो जाता है।
अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें जो है कि पूर्ति जो वो कम हो जाती है मांग की तुलना में, तो उस स्थिति में क्या होता है, पूर्ति जब कम हो जाती है तो उसकी कीमतें बढ़ने लगती है। तो नतीजा क्या होगा, बढ़ी हुई कीमतों से प्रेरित होकर बहुत सारे नए उद्यमी वो लोग भी उस उद्योग में प्रवेश करेंगे और भूमि का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, मजदूरों को भी ज़्यादा मजदूरी दी जाएगी, ज़्यादा उनका काम लिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होने लगेगा कि उत्पादन के साधनों को भी ज़्यादा पारिश्रमिक मिलने लगेगा और उनसे आकर्षित होकर और लोग भी उस उद्योग को चालू करने के लिए प्रेरित होंगे और नतीजा क्या होगा कि पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से फिर ऑटोमेटिकली पूर्ति जो है वो फिर मांग के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से मांग और पूर्ति में फिर से संतुलन स्थापित हो जाएगा, यह एडम स्मिथ का कहना है। आगे एडम स्मिथ जो है वो मूल्य का श्रम सिद्धांत के बारे में भी बताते हैं। उनका कहना है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है उसमें लगे हुए श्रम घंटों के द्वारा तय होना चाहिए कि उस वस्तु को उत्पादित करने में कितने श्रम घंटे लगे हैं, कितने श्रमिकों को काम करना पड़ा है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को बनाने में 2 दिन लगा है और किसी वस्तु को बनाने में 1 दिन लगा है, तो जो 2 दिन लगा है उसकी कीमत जो होगी वो दुगनी होगी। तो इस तरह से एडम स्मिथ ने क्या किया था कि उन्होंने श्रम के मूल्य के आधार पर वस्तुओं का विनिमय मूल्य को तय किया था कि एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु कितना मिलेगा, उसको बनाने में कितना टाइम लगा है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, ये उन्होंने बताया था। लेकिन उन्होंने ये भी जाना कि श्रम के हिसाब से, श्रम घंटों के हिसाब से वो 2 वस्तुओं के बीच में विनिमय मूल्य तो तय कर सकते हैं, लेकिन ये विनिमय मूल्य भी कब तय होगा, जब कम क्वांटिटी में लोग वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, पुराने ढंग से काम कर रहे हैं, पुराने औजार से काम कर रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो उस समय लोग सोचेंगे कि किस वस्तु को बनाने में मुझे कितने घंटे लगे हैं और दूसरा वस्तु को बनाने में कितना घंटा लगा है, और उस हिसाब से दोनों वस्तुओं के बीच में जो विनिमय दर है वो तय होगा। तो ये था आपका कि विनिमय मूल्य कितना तय होगा। लेकिन एक बात है कि एडम स्मिथ 2 वस्तुओं के बीच जो सापेक्षिक मूल्य है उसके बारे में भी वो जानते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु को बनाने में ज़्यादा श्रम और ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत पड़ा और दूसरे वस्तु को बनाने में कम श्रम और कम मेहनत का ज़रूरत पड़ा, तो फिर दोनों के बीच में विनिमय कैसे होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई एक वस्तु को बनाने के लिए 2 घंटे का श्रम लगा, लेकिन वो भी बहुत मेहनत वाला श्रम लगा, बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद और बहुत मेहनत करने के बाद में वो वस्तु का उत्पादन हुआ। और कोई दूसरा वस्तु जो है जिसको 2 दिन में बनाया गया लेकिन इजीली बनाया गया, तो उन दोनों वस्तुओं की मूल्य में तो समानता नहीं हो सकती है। फिर इसीलिए एडम स्मिथ ने कहा कि अलग अलग जो श्रमिक होते हैं तो अलग अलग श्रमिकों की कार्य क्षमता में भी अंतर होता है। तो इस प्रकार वस्तुओं का सापेक्षिक मूल्य कितना तय होगा, इस चीज के बारे में वो जानते थे और इस समस्या को भी वो अच्छे से जान पा रहे थे कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण में उनके सापेक्षिक मूल्यों को तय करने में भी उनको परेशानी हो रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, आगे चल के उन्होंने जो श्रम का मूल्य सिद्धांत था उसको बदल के उन्होंने मूल्य के उत्पादन लागत का सिद्धांत रखा और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए श्रम तो चाहिए ही। जैसे उनका पहले कहना था कि श्रम सबसे प्रमुख साधन है, तो श्रम तो चाहिए ही, लेकिन श्रम के साथ साथ उत्पादन के दूसरे साधनों का भी प्रयोग होता है, जैसे भूमि और श्रम तो रहेगा ही, भूमि हो गया, फिर पूंजी हो गया, तो इनका भी जरूरत पड़ता है, तो इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए, उद्यमी को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए लाभ के रूप में। तो एक वस्तु का कीमत इतना जरूर होना चाहिए, मूल्य इतना जरूर होना चाहिए कि वो उस वस्तु के उत्पादन में लगाए हुए साधनों की जो लागत है उन लागतों की वो पूर्ति कर पाए। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एडम स्मिथ ने जो श्रम का मूल्य सिद्धांत था उसको फिर आगे उन्होंने कन्वर्ट करके उसकी त्रुटि से भयभीत होकर उन्होंने उसको मूल्य के मतलब उत्पादन लागत का सिद्धांत, मूल्य के उत्पादन लागत का सिद्धांत का नाम दिया। लेकिन मूल्य के उत्पादन लागत सिद्धांत में भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं। जैसे मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धांत भी ये क्लियर नहीं कर पाता है कि
वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए अलग अलग साधनों का हिस्सा कितना कितना उनको प्राप्त होगा ये भी नहीं बता पाता है, और आगे किस वस्तु का कितना मूल्य तय होगा इसको भी वो पूरा स्पष्ट रूप से व्याख्या इसकी नहीं कर पाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये सिद्धांत थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि यह नहीं बता पाता है कि लगान का हिस्सा कितना होगा, मजदूरी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में सीखा कि मूल्य से संबंधित, यानी कि मूल्य का सिद्धांत किस तरह से एडम स्मिथ ने दिया, और मूल्य के संदर्भ में उनका क्या कंसेप्ट था, और फिर किस तरह से उन्होंने श्रम का मूल्य सिद्धांत दिया, फिर आगे चल के उन्होंने मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धांत के रूप में अपनी और अच्छी स्पष्ट व्याख्या आगे उन्होंने की। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि मूल्य से संबंधित एडम स्मिथ के प्रमुख आर्थिक विचार क्या थे। मेरे अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वितरण से संबंधित एडम स्मिथ के आर्थिक विचार क्या थे। वितरण के साथ साथ हम लोग लगान के बारे में भी बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा कि मूल्य के संबंध में एडम स्मिथ के आर्थिक विचार क्या थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।